स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फल के बारे में, अनार के बारे में आज की सेशन के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? अनार। तो आज का हमारा टॉपिक है अनार। हमारा टॉपिक रहेगा अनार। तो अनार के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका प्यूनिका ग्रेनेटम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। जबकि इसकी कुल की बात करें तो ये प्यूनिका इस कुल के अंदर आता है और गुणसूत्र संख्या इसके अंदर 18 पाई जाती है, जो सभी जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके अंदर भी 18 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है और इसके अंदर भी 18 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। और इसका जो खाने योग्य जो भाग होता है, जो इसकी जो एरिल होता है, एरिल यानी इसके जो दाने होते हैं उनको खाया जाता है, यानी एरिल भाग को इसको खाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉटनिकल नेम के साथ। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम तो क्या होता है इसका वानस्पतिक नाम? प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम इसका वानस्पतिक नाम होता है। और इसके नीचे अंडरलाइन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि जो भी वैज्ञानिक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं, इस कारण इसके नीचे अंडरलाइन खींचते हैं, जब भी इसको शुद्ध माना जाता है। इसके कुल की बात करें तो इसका कुल क्या होता है? तो इसका कुल होता है प्यूनिकेसी। इसका कुल होता है प्यूनिकेसी। इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें कि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 18 पाई जाती है। जबकि इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें कि ये कहां पर पाया जाता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये कहां का है? ये इराक। कहां? इराक इसके उत्पत्ति स्थान को मानते हैं। तो इसका प्यूनिका ग्रेनेटम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके कुल प्यूनिकेसी होता है और इसके अंदर 2n बराबर 18 गुणसूत्र संख्या पाई जाते हैं। और बात करें कि 18 गुणसूत्र संख्या और कौन से फलों के अंदर पाई जाती है, तो जैसे जो भी नींबू वर्गीय फल होते हैं, यानी नींबू वर्गीय के अंदर सभी के अंदर 18 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। किसके अंदर? नींबू वर्गीय जो भी फल होते हैं उनके अंदर 18 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। अब इसके बात करें कि इसका जो खाने योग्य भाग कौन सा होता है और ये कौन से, तो देखते हैं इसका खाने योग्य भाग कौन सा है। इसकी बात कर रहे हैं हम इसके खाने योग्य भाग की। इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका खाने योग्य भाग क्या होता है? एरिल। क्या होता है? एरिल इसका खाने योग्य भाग होता है। जबकि इसके पुष्पक्रम की बात करें कि इसका पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पक्रम। तो इसका पुष्पक्रम होता है हाइपेथोडियम। क्या होता है? हाइपेथोडियम। हाइपेथोडियम इसका पुष्पक्रम होता है। जबकि इसके अंदर पोषक तत्व की बात करें कि इसका पोषक तत्व, इसके अंदर कौन सा ज्यादा पोषक तत्व पाया जाता है, तो इसके पोषक तत्व की बात करें, क्या पोषक तत्व की, इसके अंदर कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो इसके अंदर आयरन सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयरन यानी लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये क्यों? क्योंकि जो इससे ग्रसित रोग होते हैं उनको इलाज के अंदर, जैसे एनीमिया रोग हो गया, ये आयरन की कमी से होता है। तो ऐसे जो रोगी होते हैं, ऐसे रोगियों के लिए ये बहुत ही अच्छा फल होता है। तो इसके अंदर आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसकी अन्य नाम की बात करें कि इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इसके स्वर्ग का फल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसे स्वर्ग का फल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको स्वर्ग का फल कहा जाता है, या इसको इराक का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। इसे क्या?
इराक का राष्ट्रीय फल भी इसे कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो कहाँ थी? इराक थी। इस कारण इसको इराक का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। और बात करें कि जो ये भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, बात करें इसकी प्रोडक्शन की कि जो भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है और हमारे राजस्थान के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो ये बात करते हैं। तो जो भारत की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ? भारत में तो ये कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत के पूरे भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र जो राज्य है, वहां इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जबकि हमारे राजस्थान की बात करें, कहाँ की? राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसकी जलवायु की सभी की बात करेंगे कि ये कौन सी जलवायु के अंदर अच्छा रहता है, इसकी जलवायु कौन सी होती है, तो ये बात करें कि इसकी जलवायु कौन सी है। तो इसकी जलवायु होती है जो उपोष्ण जलवायु होती है। कौन सी होती है इसकी जलवायु? उपोष्ण जलवायु होती है। जबकि इसके प्रवर्धन की बात करें कि इसका प्रवर्धन किससे होता है, तो ये सभी की बात करेंगे हम। तो इसकी जलवायु कौन सी जलवायु के अंतर्गत ये आता है? जलवायु होती है इसकी उपोष्ण। कौन सी? उपोष्ण जलवायु होती है। उपोष्ण का मतलब ये गर्मियों के अंदर भी ये उग सकता है। जो शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां भी ये उगने की क्षमता रखता है। हमारे राजस्थान के अंदर ये खूब, बाड़मेर के अंदर बहुत ही बहुतायत में ये पाया जाता है। तो इसकी जलवायु की बात कर रहे हैं, तो इसकी जलवायु कहाँ पर है? इसकी जलवायु कौन सी है? उपोष्ण जलवायु है। जबकि इसकी प्रवर्धन की बात करें कि इस कौन से प्रवर्धन कर सकते हैं इसमें? प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि इसकी संख्या को कैसे बढ़ाए हम। यानी कोई भी फल होता है, जैसे जो नींबू वर्ग के फल होते हैं, उनके जो हम बीज लगाकर इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे इसकी जो प्रवर्धन होता है वो कैसे करें, यानी इसकी जनसंख्या को कैसे बढ़ाएं। तो जो इस पौधे की जो डालियां होती हैं, जो उपली जो डालियां होते हैं, उनको काट कर उनको कलम लगा के इसके प्रवर्धन कर सकते हैं। तो एयर लेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? एयर लेयरिंग इसके अंदर इसकी जो प्रवर्धन की विधि होती है। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो अनार का फल वृक्ष होता है उसके अंदर कौन सी प्रवर्धन की विधि अपनाए, तो उसकी विधि हमें कौन सी ज्ञात होनी चाहिए कि उसके एयर लेयरिंग उसकी, और उसकी जलवायु कौन सी है? उपोष्ण जलवायु के अंदर ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है। जबकि इसकी बात करें कि इसके अंदर ऐसा कौन सा जो पोषक तत्व होता है इसकी कमी से इसके अंदर रोग पैदा होता है। इसके दैहिक विकार की बात करें तो इसका दैहिक यानी बोरोन की कमी के बोरोन होता है, बोरोन पोषक तत्व होता है। तो बोरोन पोषक तत्व की यदि कमी आ जाती है इस पौधे के अंदर, तो इसके जो फल होते हैं वो फटने लग जाते हैं। कैसे? इसके फल होते हैं जो फटने लग जाते हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है इसके अंदर? बोरोन की कमी से क्या होता है इसके अंदर? इसका फल फटने लग जाते हैं। इसके फल फटने लग जाते हैं। अब इसके बात करें कि ये पौधा होता है, ये इसका पौधा होता है, झाड़ीनुमा पौधा होता है। यानी इसकी बहुत सारी डालियां होती हैं। ये पार्श्व में वृद्धि करता है। जितनी वृद्धि ये पार्श्व शाखा इसकी वृद्धि करेगी उतनी ही इसके अंदर जो फल होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो ये पार्श्व शाखा इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। बात करें कि ये क्या होता है? ये झाड़ीनुमा पौधा होता है। कैसा? झाड़ीनुमा पौधा होता है। तो झाड़ीनुमा पौधा हो गया। तो यदि इसके अंदर यदि इसके अंदर जो फल वृक्ष होता है, इसके अंदर फूलों की मात्रा यदि ज्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन्स दें जिससे कि उनकी संख्या हम कम कर सकते हैं।
तो क्योंकि कम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं इसलिए कम, क्योंकि जो पौधा होता है ये झाड़ीनुमा होता है। यदि उस पौधे की अत्यधिक फूल आ जाए या फल आ जाए तो उससे गिरने का उसकी जो शाखाएं होती हैं वो टूटने की संभावना होती है। इस कारण उसके अंदर हम NaA का प्रयोग करते हैं, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? NaA की मात्रा का प्रयोग करते हैं, बहुत ही कम मात्रा का, जिससे कि उसका जो फल वृक्ष के अंदर जो फूल आते हैं उनको हम डैमेज कर सके, इनको झाड़ सके। क्या कर सके? झाड़ सके। और ये पौधा होता है ये गर्मियों के अंदर सभी के अंदर ये पाया जाता है, यानी इसको उगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे गर्मियों के अंदर भी उगा सकते हैं। और जो शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये झाड़ीनुमा पौधे के साथ साथ क्या होता है? इसका जो शुष्क क्षेत्र के अंदर, क्या शुष्क शुष्क क्षेत्र में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। शुष्क क्षेत्र में भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसका उत्पादन लिया जा सकता है। और अब इसके अंदर इसकी मृदा की बात करें कि इसको उगाने के लिए हमें कौन सी ऐसी मृदा चाहिए जिससे कि ये अच्छे से अच्छा ग्रो हो, इसका अच्छा ग्रो हो और अच्छा हमें मुनाफा प्राप्त हो। तो इसके अंदर जो दोमट मृदा होती है वो अच्छी रहती है। जबकि उसकी पीएच की बात करें कि इसका पीएच कितना होना चाहिए जिससे कि ये सबसे बेस्ट रहे, तो पीएच होता है वो 5 से 7 के बीच के अंदर इसका पीएच मानते हैं। यानी इसके अंदर मृदा की बात करें तो मृदा कितनी रखें हम? मृदा, तो मृदा इसके अंदर दोमट मृदा अच्छी रहती है। कौन सी? दोमट मृदा, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो और जिसकी वायु क्षमता, जल धारण क्षमता और ऐसी जो सभी जो क्राइटेरिया होते हैं वो उसके अंदर अच्छे हो, तो उसको हम दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। और इसके पीएच की बात करें कि इसके अंदर कितनी पीएच की मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है, तो ये 5 से 7, यानी ये अम्लीय व क्षारीय दोनों के अंदर उगने की क्षमता रखता है। क्या? यानी अम्लीय जो प्लांट होते हैं, जो मृदा होती है उसके अंदर भी, और जो क्षारीय मृदा होती है उसके अंदर भी ये उगने की क्षमता रखता है। और ये शुष्क प्रदेश के अंदर भी उग लेता है, यानी जहां पर वर्षा कम होती है वहां भी इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं कई जगह जहां पर बारिश बहुत कम होती है, वहां भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये हमारे राजस्थान में भी उगने की क्षमता रखता है। अब बात करेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर बहार कौन कौन सी आते हैं। इसके अंदर भी बहार आती है। बहार का मतलब इसके अंदर जो फूल आते हैं वो कब कब आते हैं? क्या फूल होते हैं जो कब कब आते हैं? तो इसके अंदर बहार आती है। क्या आती है? बहार। तो बहार कब कब आती है? जिससे बहार का मतलब होता है कि जो फूल होता है, क्या जो फूल होते हैं पौधे के अंदर वो कब कब आते हैं? ये 3 सीजन के अंदर आते हैं, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और इसका जो फलन होता है वो कब होता है और इसके अंदर पुष्प की क्रिया होती है वो कब होती है, तो हम देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे बात करें फर्स्ट की कि कौन सी? अम्बे बहार। क्या? अम्बे बहार। ये कब होती है? इसका जो पुष्पन की क्रिया होती है, हम यहाँ लिखते हैं पुष्पन की क्रिया, पुष्पन, और यहाँ होता है फलन। तो पुष्पन कब होता है और उसके अंदर फलन कब होता है ये देखते हैं। तो अम्बे बहार की बात करें कि अम्बे बहार के अंदर पुष्पन की क्रिया कब होती है, तो अम्बे बहार के अंदर पुष्पन की क्रिया फरवरी मार्च के अंदर होती है। कब होती है? फरवरी मार्च के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। जबकि इसकी फलन की बात करें तो जुलाई अगस्त के अंदर। कब? जुलाई अगस्त के अंदर इसके अंदर फलन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिसे हम अम्बे बहार के नाम से जानते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी होती है मृग बहार। कौन सी होती है दूसरी? मृग बहार का मतलब क्या होता है? ये भी इसी की क्रिया होती है, यानी पुष्प कब आते हैं, यानी कौन से सीजन के अंदर इसके अंदर फूल आते हैं, तो उसे हम बहार कहते हैं। तो मृग बहार की बात करें तो इसके अंदर जुलाई अगस्त के अंदर, कब इसके अंदर पुष्पन की क्रिया तो जुलाई अगस्त के अंदर होती है। कब होती है? जुलाई अगस्त के अंदर।
जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त के अंदर तो इसके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। और इसके अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर, कब, नवंबर, नवंबर दिसंबर के अंदर इसके अंदर फलन होता है, नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर के अंदर इसके अंदर फलन शुरू हो जाता है और इसकी पुष्पन की क्रिया जुलाई अगस्त के अंदर होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी बहार की बात करें अनार के लिए तो वो मरग बहार को मानते हैं। किसको? मरग बहार को मानते हैं, क्योंकि इस सीजन के अंदर बहुत ही अच्छा फूल फल होता है, इसके अंदर अनुकूल इसका मौसम होता है, इसको उगाने के लिए, इसको जो पुष्पन की क्रिया होती है उस समय जो उसका सीजन होता है अच्छे से उसकी जलवायु उसकी सब कुछ उसको मिल जाता है। इस कारण सबसे हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें तो उसके अंदर मरग बहार सबसे अच्छी बहार रहती है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि अनार का फल वृक्ष के लिए कौन सी बहार राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट रहती है, तो वो कौन सी बहार है? मरग बहार। कौन सी? मरग बहार। और तीसरी बात करें, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी होती है हस्त बहार। कौन सी? हस्त बहार। हस्तवार, हस्तवार की बात करें तो इसके अंदर पुष्पन की क्रिया कब होती है, तो इसके अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर तो इसके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। और जब इसकी बात करें कि इसकी फलन तो ये मार्च अप्रैल का, कब? फरवरी मार्च। कब होती है इसकी पुष्पन की क्रिया? फरवरी मार्च, फरवरी और मार्च, फरवरी मार्च के अंदर इसकी पुष्पन की क्रिया होती है। तो देखते हैं कि बहार क्या होती है। बहार वो होती है जो कि फल वृक्ष के अंदर फूल आने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहार कहते हैं। बहार तीन प्रकार की होती है, ये तीनों अलग अलग मौसम के अंदर आती हैं, यानी तीन बार वर्ष में तीन बार जो फल होता है इसके अंदर फूल आते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो अम्बे बहार, इसकी पुष्पन की क्रिया फरवरी मार्च के अंदर होती है। मृग बहार, इसकी पुष्पन की क्रिया जुलाई अगस्त के अंदर होती है। जबकि हस्त बहार की बात करें तो इसकी पुष्पन की क्रिया नवंबर दिसंबर के अंदर होती है। और इसके फलन की क्रिया इसके 5 माह बाद इसका फलन शुरू हो जाता है। यदि फल जुलाई अगस्त, यदि फल जुलाई फूल जुलाई अगस्त के अंदर आएगा तो उसके 5 वर्ष बाद, 5 महीने बाद उसकी फलन तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका फलन तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी किस्में होती हैं जो कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। किस्म की बात करेंगे, आपकी किस्म कौन कौन सी होती है? क्या किस्म? अब बात कर रहे हैं हम किस्म की। किस्म कौन कौन सी है? किस्म यानी वैरायटी की बात करेंगे, वैरायटी कौन कौन से आते हैं। जैसे बात करें गणेश, गणेश हो गई, जैसे जोधपुर रेड, भगवा, भगवा यानी जिसकी जो सबसे बेस्ट जो वैरायटी है भगवा। ये सभी की हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे बात करें गणेश की, किसकी? गणेश, गणेश। अब इसकी बात करें कि इसकी विशेषता क्या होती है, यानी गणेश जो वैरायटी होती है इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये देखते हैं। तो इसका जो आकार होता है, क्या आकार इसका क्या होता है? बड़ा होता है। आकार यानी इसका जो आकार होता है ये क्या होता है? ये बड़ा होता है। जो फल होता है उसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा मान होगा तो वो गणेश जो वैरायटी होती है उसका ये सबसे ज्यादा बड़ा आकार होता है। और इसका जो जो भाग होता है वो मुलायम होता है। कैसा होता है? वो मुलायम। जो इसका उपला जो भाग होता है वो मुलायम होता है, यानी जो पौधा जो फल होता है, फल के जो बाहर का जो आवरण होता है वो इसके अंदर मुलायम होता है और उसकी जो साइज होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। तो ये होगी हमारी एक वेराइटी हो गई गणेश। दूसरी वेराइटी की बात करें तो जैसे जोधपुर रेड। कौन सी? जोधपुर रेड, जोधपुर रेड। तो इसकी क्या विशेषता है? जिसकी क्या वो विशेषता होती है? इसकी एक विशेषता नहीं, इसके अंदर एक बहुत ही घातक रोग होता है, यानी इसका जो फल होता है वो फटने लग जाते हैं। इसके अंदर फल फटने लगते हैं। तो इसकी समस्या क्या कहते हैं? फल फटने की, फल फटने की समस्या रहती है इसके अंदर।
कटने की समस्या। इसका जो फल होता है वो फटने लग जाता है। जब बात करें भगवा वेराइटी की, किसकी? भगवा। भगवा वेराइटी की बात करें तो हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अनार की जो वेराइटी उपयोग में ली जाती है वो कौन सी होती है? भगवा होती है। कौन सी होती है? भगवा। तो जो प्रसिद्ध वेराइटी है, प्रसिद्ध जो भारत की जो प्रसिद्ध वेराइटी है वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध वेराइटी कौन सी होती है? भगवा है। जबकि इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। यानी इस जो फल वृक्ष जो ये वेराइटी होती है, इस फल वृक्ष की जो ये वेराइटी होती है भगवा, इसको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? इसको लंबे समय तक हम भंडारित कर सकते हैं। तो इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो भी अधिक होती है। भंडारण भंडारण क्षमता क्या होती है इसकी? अधिक होती है, ज्यादा होती है। और भी बात करें तो इसके उत्पादन भी अधिक होता है। जो और सभी वेराइटी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इसका उत्पादन प्राप्त करने को हमें मिलता है। तो इसका उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? इसका उत्पादन सबसे ज्यादा, उत्पादन भी ज्यादा होता है। जो और वेराइटियां होती हैं उनसे सबसे ज्यादा उत्पादन हमें मिलेगा तो भगवा वेराइटी का मिलेगा। इसी कारण ये सबसे प्रसिद्ध वेराइटी होती है। और इसका जो इसके एरिल होते हैं वो लाल रंग के आते हैं, बहुत ही चमकीले लाल रंग के होते हैं। और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखती है। यानी इसका फल होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। इस कारण ये वेराइटी होती है जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध वेराइटी होती है। और भंडारण क्षमता जिसकी अधिक होती है। कैसी होती है? इसकी अधिक होती है। और बात करें जैसे झालोर सीडलेस, कौन सी? जैसे बात करें झालोर सीडलेस, यही बात कर लेते हैं हम। झालोर सीडलेस, झालोर सीडलेस। अब इसकी बात करें कि इसकी क्या विशेषता होती है? तो ये झालोर सीडलेस होते हैं ये सूखा सहन करने की क्षमता रखती है। यानी ये सूखा सहनशील होती है, सहनशील होती है। क्या होती है? सूखा सहनशील होती है। तो हमने बात की जो अच्छी अच्छी वेराइटी होते हैं उनके बारे में, गणेश, जालोर सीडलेस, जैसे जोधपुर रेड, भगवा वेराइटी, इन सभी की हमने विशेषता देखी कि इसकी विशेषता कौन कौन सी होती है। जैसे एक और बात करें ढोल का, कौन सी? ढोल का, ढोल का। तो ये वेराइटी भी अनार की ही मानी जाती है। तो इसके अंदर जो इस वेराइटियों के अंदर जो सबसे अच्छा जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि भगवा वेराइटी कौन से फल वृक्ष की होती है? तो ये कौन से फल वृक्ष की होती है? तो ये अनार की होती है। और इसके अंदर ये वेराइटी सबसे इंपोर्टेंट होती है। और जो गणेश वेराइटी हो इसको भी पूछ लिया जाता है कि गणेश वेराइटी किसकी होती है, किस फल वृक्ष की होती है? तो ये किसकी होती है? ये अनार की होती है। अब बात करें कि जो इसके फल वृक्ष की जो कोमल भाग, यानी इसकी जो कोमल जो वेराइटी होती है, यानी जो इसका जो आवरण होता है वो मुलायम होता है, ये कौन कौन सी ऐसी वेराइटी होते हैं उसका मुलायम होता है? और कौन कौन सी ऐसी वेराइटी होती है जिसका कठोर होता है? क्या? मुलायम, कोमल कोमल भाग होता है, फल का कोमल कोमल भाग होता है। कोमल भाग की जो वेराइटियां होती हैं वो कौन कौन सी होते हैं? तो वो होते हैं इसके अंदर ज्योति, एक तो ज्योति, ज्योति जो वेराइटी होती है उसका भाग कोमल होता है। और बात करें एक गणेश की, कौन सी? गणेश, गणेश वेराइटी होती है इसका भी भाग होता है। और जो सीडलेस जो वेराइटी है उसका भी सीडलेस, सीडलेस एक वेराइटी अमरूद की भी होती है। तो इन जो ये तीनों वेराइटियां होते हैं इनका जो भाग होता है वो कोमल होता है। जबकि कठोर की बात करें यानी जिसका फल वृक्ष का जो आवरण होता है वो कठोर, कौन कौन सी वेराइटियां होते हैं उनका होता है? तो जैसे बात करें कौन सी? कंधारी, कंधारी वेराइटी, कंधारी, जो कंधारी वेराइटी होती है उसका जो आवरण होता है वो कठोर होता है। और जैसे अलादी, कौन सी? दूसरी अलादी, अलादी जो वेराइटी होती है उसका भी जो आवरण होता है वो कठोर होता है। तो बात की हमने उसके भाग के आधार पर कोमल भाग। अब बात करेंगे जो संकरण वेराइटी होती है, कौन सी? संकर वेराइटी होती है। कि संकर वेराइटी कौन कौन सी होती है? जो संकर वेराइटियों का मतलब जो आपस में संकरण से तैयार की गई होते हैं उन्हें संकरण वेराइटी कहते हैं। और इनका जो उत्पादन होता है इन वेराइटियों से
ज्यादा होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे बात करें मर्दुला, कौन सी, मर्दुला, मर्दुला भी इसकी वेराइटी होती है। और जैसे ज्योति, जो हमने बात की ज्योति इसकी, तो ये कौन सी वैरायटी होती है, ये शंकर किस्म होते हैं। ज्योति की बात करें जैसे रूबी, रूबी, रूबी होगी, ये एक टमाटर की वैरायटी होती है। तो ये हमने बात की इसकी जो महत्वपूर्ण इसकी जो वैरायटी होते हैं, किस्म होते हैं, उनके बारे में बात की हमने। अब बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो रोग पैदा हो जाते हैं और कौन कौन से इसके कीट होते हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। तो हम बात करेंगे इसके कीटों की, इसके अंदर कौन सा इसका प्रमुख कीट कौन सा है और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं, लेते हैं हम। तो इसके कीटों की बात करें कि इसके अंदर कीट कौन कौन से लगते हैं, तो इसके जो प्रमुख कीट होता है, यानी इसका जो प्रमुख कीट होता है, वो प्रमुख कीट कौन सा होता है, तो इसका प्रमुख कीट होता है अनार की तितली। कौन सा, अनार की जो तितली होती है इसका प्रमुख कीट होता है अनार की तितली। अनार की जो तितली होती है इसका प्रमुख कीट होता है। और भी और अन्य कीटों की बात करें कि और ऐसे कौन कौन से कीट होते हैं, तो जैसे बात करें छाल भक्षक कीट, कौन सा, छाल भक्षक। तो ये सभी फल वृक्षों के अंदर उनकी जो क्वालिटी होती है इसको डैमेज करता है। छाल भक्षक यानी ये पौधे की जो तना होता है उसके अंदर ये लग जाता है, वो तने को धीरे धीरे काट कर ये खराब कर देता है और पौधे को डैमेज कर देता है। तो ये छाल भक्षक कीट होता है। और जिसका प्रमुख कीट होता है वो अनार की तितली होती है। जब इसके रोगों की बात करें कि इसके अंदर रोग कौन कौन से होते हैं, रोग, तो रोगों की बात करें तो इसके अंदर ऐसा कौन सा रोग होता है जो इसके लिए बहुत ही घातक होता है, जैसे पत्ती धब्बा रोग, यानी इसकी जो पत्तियां होती हैं वो उसके अंदर चकते चिकते से पैदा हो जाते हैं, यानी पत्ती धब्बा जो रोग होता है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा रहता है। कौन सा, पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग होता है, उसका जब रोग कारक की बात करें किससे होता है, यानी ये जीवाणुओं से होता है। किससे होता है, ये जीवाणु से होता है। किससे, ये जीवाणु से होता है। जब भी बात करें कि इसका रोग कारक कौन सा होता है, तो इसका रोग कारक होता है जेंथोमोनास एक्सोपोडियस। क्या होता है, जेंथोमोनास। इसके रोग कारक की बात कर रहे हैं हम, तो इसका रोग कारक होता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडियस। क्या होता है, एक्सोनोपोडियस। इसकी रोग कारक की बात की तो ये पत्ती, इसके अंदर जो प्रमुख रोग होता है वो प्रमुख रोग कौन सा है, होता है पत्ती धब्बा रोग होता है। और पत्ती धब्बा रोग होता किससे है, तो ये जीवाणु जनित बीमारी होते हैं, यानी जीवाणुओं से होता है। तो कौन सा ऐसा जीवाणु होता है जो कि पत्ती धब्बा रोग पैदा करता है, तो इसकी रोग कारक की बात की हमने, किसकी, रोग कारक की। तो रोग कारक कौन सा इसका, तो इसका रोग कारक होता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडियस। कौन सा होता है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडियस जो रोग कारक होता है उससे पत्ती धब्बा रोग पैदा हो जाता है। तो हमने बात की इसके रोगों की, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो कि फल वृक्ष के अंदर लगते हैं। और इसके RM2P की बात करें, यानी पहले बात नहीं की थी, तो इसके RM2P की बात करी। RM2P का मतलब होता है कि जो पौधे से पौधे और प्लांट से प्लांट की दूरी, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो कितनी रखते हैं, तो वो रखते हैं 5x5 मीटर। कितनी रखते हैं, 5x5 मीटर रखते हैं। और ये सबसे बेस्ट ट्यूशन होता है कि अनार के अंदर अनार की दूरी पूछ ली जाती है कि जो अनार होता है उसकी जो RM2P होती है वो कितनी रखते हैं, तो इसकी कितनी रखते हैं, 5x5 मीटर रखते हैं। तो हमने आज अनार के बारे में सभी जो चीजें होते हैं उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से चर्चा कर ली है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन की में मिलेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इससे भी। तो आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।